हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जहां भी होगे। तो आइए 9 जुलाई की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं कि आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 2024-26 के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 6 जुलाई को यह नियुक्ति हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए किसको किया गया है। ए एलिजा दी आमांडा मेड्रोस, ये बी अलेक्जेंडर स्टब, ये सी अब्दुल फतेह अल सीसी, ये डी साइमन हारिस। तो आपको पता है इसका सही उत्तर है ए एलिसा डे एंडा माजरोजा को इस पे हाल ही में नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखिए। साथ में यह जान लेते हैं कि यह मैक्सिको की रहने वाली है, ठीक है। तो मैक्सिको की एलिजा डी आंडा मेड्रोस ने 1 जुलाई 2024 से जून 2026 तक 2 साल के लिए कार पर बनी रहेंगी, आपको ध्यान रखना है। साथ में यह ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी नीति निर्माण और मानक सेटिंग निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए समर्पित है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य आपको पता चल गया। वहीं इसकी स्थापना 1989 में जब पेरिस में जी शिखर सम्मेलन हो रहा था ना, उस टाइम इसकी की गई थी। क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियों को विकसित करने के लिए की गई थी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, वैसे मनी लॉन्ड्रिंग भाई जिसका पैसा टैक्स नहीं दिया था उसे लॉन्डर कहते हैं, ठीक है। मनी की धुलाई, एक तरह से टैक्स नहीं दिया फिर भी मार्केट में पैसा आ गया, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वहीं इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। भारत 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य बना था। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, दो लिस्ट होती हैं। ब्लैक लिस्ट होती है जिसमें देखिए एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ, ठीक है, टेररिज्म फाइनेंसिंग भी होती है। क्या है? टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये आपको ध्यान रखना। और ये बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते किसी कंट्री के, तो इनको ब्लैक लिस्ट में रख दिया था। वहीं ग्रे लिस्ट की बात करें तो ये थोड़ा कॉपरेट तो करते हैं, लेकिन ये हेवन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? हेवन, मतलब स्वर्ग बोले जाते हैं। किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो हाल ही में अभी ध्यान रखिएगा किस कंट्री को रखा गया इसमें, तो पाकिस्तान को रखा गया था, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं ब्लैक लिस्ट भी किया गया था पाकिस्तान को, लेकिन अभी हटा दिया गया उसको। अभी हाल ही फिलहाल में रशिया को ब्लैक लिस्ट किया गया है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश हाल ही में 10वें सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए। ए बेलारूस, बी इंडिया, सी ईरान, या डी वियतनाम। इसका सही उत्तर है ए हाल ही में बेलारूस ने 10वें सदस्य के रूप में एससीओ को ज्वाइन किया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि संघाई सहयोग संगठन, जिसको कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके औपचारिक रूप पर सदस्य बने थे, आपको ध्यान रखना है। कुल कितने सदस्य हैं अगर आता है तो 10 सदस्य हैं, ठीक है। और इसके अगर कहते हैं कि संघाई सहयोग को भाई गठन वाले, जिसमें संगठन में इसकी स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिए 5, इसमें कौन से देश ने? 1 2 3 4 5 6, ये 6 सदस्यों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वहीं इसका मुख्यालय अगर बात करें तो बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ अगर मैं आपको इस मैप पे करूं तो बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, इस मैप से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए मेंबर स्टेट्स कौन से? चाइना, किर्गिस्तान परमानेंट मेंबर्स हैं ये, किर्गिस्तान, रशिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अब इसमें नया नाम जुड़ जाएगा बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। तो बेलारूस की लोकेशन अगर आप देखें तो ये देखिए, ये है आपका बेलारूस, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में जो पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था, अब इसको मिल गया परमानेंट स्टेटस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डायलॉग पार्टनर्स देखिए अर्मेनिया, नेपाल, श्रीलंका, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, कंबोडिया, टर्की हैं। गेस्ट अटेंडेंस से इनको कई बार किसको भी बुला लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रस्तावित डिजिटल भारत निधि, डीबीएन जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है, डिजिटल भारत निधि योजना का उद्देश्य क्या है? अ बेटर बैंकिंग इन रूरल एरियाज, अ बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन विलेजेस, डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल एरियाज, या डिजिटल स्कूल इन विलेजेस। तो ध्यान रखिएगा इसका क्या है कि बेटर इंटरकनेक्टिविटी इन विलेजेस, गांव में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्थापित करना, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो दूर संचार विभाग, जिसे डीओटी कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल भारत निधि के लिए मसौदे नियम जारी किए हैं। इसका लक्ष्य लोगों को इंटरनेट से जोड़ने का है, प्रयासों में सुधार और विस्तार करना है, खासकर ग्रामीण और दूरदर्श इलाकों में, ठीक है, गरीब शहर जो है उन सब में। यह योजना फोन सेवाओं को अधिक सुलभ और व्यापक बनाने की मदद करने के लिए धन को स्थानांतरित करने के वर्तमान न्यूअर सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ को बदल देगी। अभी हाल ही में ना ये यूएसओएफ क्या है, ये ध्यान रखिए,
ये एक फंडिंग, ठीक है, फंडिंग इकट्ठा करता है ताकि जहां पर इंटरकनेक्टिविटी या नेटवर्क सिस्टम नहीं है वहां पे एस्टेब्लिश करी जाए। इसमें जो 5% होता है ना, 5% का इसमें योगदान कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में गठन हुआ था, ठीक है। किसकी बात करें? डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने एक महिला द्वारा सबसे ऊंची छलांग लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ध्यान रखिएगा, 37 साल से यह रिकॉर्ड किसी एक के नाम था, तो हाल ही फिलहाल इसको रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। वो किसने तोड़ा है? इस्तेफाक कोस्टोनादिनोवा, या बी किपिग्योन, या सी जामिल सिदाजती, या डी यारसोलोबा मोहिचुक। तो आपको ध्यान है यूक्रेन की हैं यारसोलोबा मोहचिक, ये आपको ध्यान, इन्होंने हाल ही में यह रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां की है पूछा जाए तो यूक्रेन, यूक्रेन। आपको पता है यूक्रेन रशिया का वार कितने सालों से भी चले ही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यही रिकॉर्ड सबसे पहले किसके नाम था? तो इस्तेफा कोस्टानिवा के नाम था, ठीक है, पहले इनके नाम था, अब यारोस्लोवा के नाम हो गया है। यूक्रेन की यारोस्लोवा महासचिव पेरिस में, फ्रांस में अभी कहां पे इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है? अगर याद है कहां? डायमंड लीग हो रही, इसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। इसी के साथ आइए एक बार इसका मैप जरूर देख लेते हैं यूक्रेन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो कीव है इसकी कैपिटल। किन किन शहरों से घिरा हुआ, किस सागर को टच करता है? तो ब्लैक सी को टच करता है, नीचे से रशिया से कनेक्ट है, इधर बेलारूस से कनेक्ट है, इधर पोलैंड से, इधर स्लोवाकिया, इधर हंगरी, इधर बेलारूस अभी किसका मेंबर बना है? मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी मैंने आपको बताया था बेलारूस अभी हाल ही में किसका मेंबर बना है, ठीक है, किसका मेंबर बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रशिक्षक भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए आईआईटी अहमदाबाद, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी रुड़की, या डी आईआईटी बॉम्बे। ध्यान रखिए आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में यह हस्तांतरण किया है, ध्यान रखिए। तो इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग एक अंतरराष्ट्रीय जहाज वर्गीकरण सोसाइटी है जो जहाज वर्गीकरण और प्रमाणन के साथ साथ तकनीकी निरीक्षण सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अभद्र खदानों में बाल श्रम मुक्त की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 24, आपको पता है भारत के संविधान आर्टिकल 24 पूरी तरह बाल श्रम को निरस्त कर दिया है, ठीक है, निरस्त करता है कि आर्टिकल 24 कहता है कि भाई किसी भी बच्चे को आप बाल श्रम नहीं करा सकते, है ना। तो ये उसका उल्लंघन है सीधा सीधा भारतीय संविधान का। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए झारखंड, ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी झारखंड। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हेमंत सोरेन। आइए इसी के साथ इससे इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, एनसीपीआर के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक, यानी कि कानून गो हैं, ठीक है, प्रियांक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनपीसीआर की स्थापना 2007 में सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई थी। तो भारत के बाल सुरक्षा के लिए की गई थी, आपको ध्यान रखना है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। संवैधानिक सुरक्षा अनुच्छेद 21A में भी दी गई है, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 में पारित हुआ था, आपको पता है, जिसके अंदर जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनका अधिकार है कि उनको स्कूली शिक्षा दी जाए, आपको ध्यान रखना है। साथ में अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी बच्चे को हजार्डियस प्लेस में वर्क नहीं किया, ठीक है, हजार्डियस प्लेस में वर्क नहीं कराया जा सकता है 14 साल के नीचे किसी भी बच्चे को। यह बाल श्रम है जिसको पूरी तरह खंडन किया जाता है आर्टिकल 24 द्वारा। अनुच्छेद 51 के, इसमें 51 जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें क्या है कि बाल श्रम के ऊपर इसमें क्या है कि राइट कि ये हर पेरेंट्स की ड्यूटी है, हर पेरेंट की ड्यूटी है कि अपने 14 साल से बच्चे को, जिसकी उम्र 6 से 14 साल है, उसको स्कूल भेजा जाए, ठीक है, ये हर पेरेंट्स की ड्यूटी है। अच्छा, झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश ने पहली बार भाग लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको मार्क कर लीजिए,
ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी यूक्रेन या डी पुर्तगाल। इसका सही उत्तर है ए। हाल ही में स्वीडन ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट की, हाल ही में स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया 2021 में, ठीक है। 2024 में किसने ज्वाइन किया है? स्वीडन, ये आपको ध्यान रखना है। वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ 1949 में गठित नाटो उत्तरी अमेरिकी और यूरोप के 32 देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। क्या है? सैन्य गठबंधन। क्या है? सैन्य गठबंधन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नाटो का मौलिक लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य संसाधनों द्वारा मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा बनाए करना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल देश कितने हैं? 32 देश हैं। ठीक है, 32 देश हैं, जिसमें से 30 कंट्रीज हैं और 2 इसमें ग्रुप्स हैं। ठीक है, 2 इसमें ग्रुप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स, जो कि राजधानी किसकी है? बेल्जियम। इसी के साथ आइए नाटो का एक बार मैप आपको दिखा देता हूं बहुत अच्छे से, ये आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। कैसे कि देखिए नाटो कंट्रीज जो शुरू शुरू में थी, ठीक है, नाटो कंट्रीज, अब इसमें 2 कंट्रीज आपकी नहीं दिख रही हैं। कौन सी? एक यूएसए, दूसरा आपका कनाडा। ठीक है, 2 ये कंट्रीज हैं। साथ में आपको ध्यान रखना बेल्जियम, पोर्चुगल, स्पेन, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड, सिजेक रिपब्लिक। तो ऐसे कितने टोटल 30 देश आप देखेंगे। इसमें हाल ही में किसने ज्वाइन किया? देखो येलो कलर से है, ठीक है, ये है फिनलैंड और दूसरा स्वीडन। वहीं रशिया इनके अलाइज, देखिए ये है रशिया, बेलारूस रशिया के साथ था, इसने इसी चक्कर में भी एससीओ ज्वाइन किया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग में। बीजिंग कहां है? बीजिंग चाइना में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हल्का लड़ाकू टैंक जोरावर किसने विकसित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, बार बार आप कहेंगे सर तो इंपॉर्टेंट बता जा रहे हैं, इसमें है कौन सा इंपॉर्टेंट? एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टुडे, बहुत ही झाड़ के लाया हूं, ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी बॉम्बे, बी डीआरडीओ, सी अग्निकुल कॉस्मोस या डी हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी डीआरडीओ। देखो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी हो सकता था, कि खासकर आप देखोगे जो भी ये डेवलपमेंट्स है ना रिलेटेड टू आर्म्स एंड एम्युनिशन, वो डीआरडीओ ही करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और लार्सन टर्बो द्वारा, इसके साथ कौन किसने बनाया इसको? लार्सन एंड टर्बो ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर विकसित किया है। भारत की उत्तरी सीमा के साथ चरम मौसम पर, मतलब जो भी एक्सट्रीम वेदर होते हैं ना उनमें, और ये बहुत सारी ऊंचाई वाले जो हमारे जहां पे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ना लोग, और जहां पे हमें क्या होता है गश्त लगानी होती है, तो उसके लिए इसको संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसे टेरेन के लिए। वही बात करें टैंक के नाम की, तो 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इसको रखा गया। तो कहां क्वेश्चन आ सकता है कि जोरावर सिंह कौन थे? तो डोगरा जनरल थे। ठीक है, किसमें थे ये? तो हमारे 19वीं शताब्दी के जर्नल थे। डीआरडीओ का गठन वही 1958 में हुआ था, मुख्यालय इसका दिल्ली है। इस टाइम अध्यक्ष कौन है इसके? समीर भी कामत, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सरकार नेपाल सीमा के साथ वन मित्र स्थापित करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए सिक्किम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। फिर इस चीज आप जान लीजिए कि ये राज्य के साथ साथ एक वेस्ट बंगाल है, ठीक है, जो अपनी बाउंड्री साझा करता है किसके साथ? नेपाल के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल 5 राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ, इसके सिवा कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इसके साथ अपनी बाउंड्री साझा करे। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप यहां देखेंगे तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। ये आपका बिहार राज्य हो गया, देखिए नेपाल से बाउंड्री टच है ना, और यहाँ आपका उत्तराखंड यहां से भी टच है। ये आपका सिक्किम, और ये आपका ये देखो ये जो पार्ट है ये देखो ये ऐसे जा रहा ना, ये आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, यही 5 राज्य हैं जो साझा करते हैं। आइए इससे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश वन विभाग ने नेपाल और अन्य राज्यों की सीमा के लगे जिलों में सहित 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। सीएम है कि योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और राष्ट्रपति, अब बात कर रहे हैं हम नेपाल की। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामचंद्र पौडेल। पीएम है यहाँ के पुष्प कमल दहल। दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन भारत के मोतिहारी कहां है? जो लोग बिहार से होंगे तो भूल नहीं सकते। और नेपाल में अमलेखगंज, ये कहां है? नेपाल। तो ध्यान रखिए अगर कोई पूछे कि पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन किसके बीच में है दक्षिण एशिया की, तो मोतिहारी बिहार
और अमलेखगंज नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है। भारत इनके साथ सैन्य अभ्यास करता है जिसका नाम है सूर्य किरण। कितना आसान है, आसान है वैसे। सूर्य किरण, किरण समझ लेना कहाँ की है भाई, किरण पूजी जाती है नेपाल में और सूर्य पूजा जाता है हिंदुस्तान में, याद रहेगा आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए आयतुल्लाह अली खमेनी, या बी मसूद पजेस्कियान, या सी इब्राहिम राइसी, या डी सईद जलीली। इसका सही उत्तर है बी मसूद पेजस्कियन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मसूद पेजस्कियान। इससे पहले इब्राहिम राइसी थे, आपको पता है इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में किस राष्ट्रपति के या किस देश के राष्ट्रपति का निधन हुआ था? तो ध्यान रखिए किसके, ईरान के, ठीक है, ईरान के। आइए इससे जुड़े एक बारी सारे जितने भी पीएम और प्रेसिडेंट अभी हाल ही में नियुक्ति हुए उनको एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। उसी के साथ एक बात देख लीजिए, इनके बनने के बाद ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन अब कैसे रहेंगे, क्योंकि चाबहार पोर्ट आपको पता है ईरान में स्थित है। तो भाई अफगानिस्तान को ना बाईपास करने के लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान को बाईपास करने के लिए इंडिया ने क्या किया था कि ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था। और अभी भी बहुत सारा पैसा इंडिया ने लगा रखा है, डेवलप कर रहा है। अब देखते हैं इनके राष्ट्रपति बनने के बाद इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि ग्वादर पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कौन ऑपरेट कर रहा है अभी आपको पता है, चाइना। इसको काउंटर करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया को, इसीलिए ये देखा जाएगा कैसा रहता है। आइए शुरू करते हैं कि नए प्रधानमंत्री तो यूनाइटेड किंगडम के कौन बने हैं? सर कीर स्टारर। कब बने हैं ये? 5 जुलाई को, ध्यान रखिए 5 जुलाई को। आइसलैंड के पीएम कौन बने हैं? बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? गैब्रियल अट्टल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के अभी नए पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास यूल्फियास। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।